हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं आज़ाद और आप देख रहे हैं निर्माण आईएएस का यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम इथिक्स की श्रृंखला में आज एक अगला जो सब टॉपिक है उसको डिस्कस करने वाले हैं। हमारा टॉपिक था वैल्यूज़, ह्यूमन वैल्यूज़, मानवीय मूल्य। और मानवीय मूल्यों से संबंधित हम पिछली 2 क्लास में चर्चा कर चुके हैं। मानवीय मूल्य क्या हैं, मानवीय मूल्यों का वर्गीकरण और मानवीय मूल्यों की विशेषताएं। उसके अलावा जब हमने अगली क्लास ली, यानी दूसरी क्लास ली इस टॉपिक पर, तो वो क्लास हमने डिस्कस किया था कि मानवीय मूल्यों का वास्तव में विकास कैसे होता है और मानवीय मूल्यों के विकास में किस किस की भूमिका होती है। मानवीय मूल्यों के विकास के साथ ही इससे जुड़ी हुई एक अवधारणा को हमने समझा जिसका नाम है सामाजिकरण, सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन में हमने रोल देखा, फैमिली का रोल देखा, हमने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का रोल देखा, हमने सोसाइटी का रोल देखा, हमने मीडिया, सोशल मीडिया का रोल देखा। अब आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि मूल्यों का विकास कैसे होता है, सॉरी, मूल्यों का निर्धारण कैसे होता है। मूल्यों के निर्धारण में किस किस की भूमिका होती है, इस बात को हम जानने का प्रयास करेंगे। हम देखते हैं कहीं पर लोग धैर्यवान होते हैं, बहुत ज्यादा धैर्यवान, कहीं कहीं पर उनकी तुलना में लोगों में धैर्य की कमी पाई जाती है। कहीं कहीं हमें देखने को मिलता है कि लोग बहुत हार्ड वर्किंग हैं, बहुत लोग मेहनती हैं, संघर्ष करने वाले हैं, जबकि कहीं कहीं पर हमें लोग उतने मेहनती या संघर्षशील देखने को नहीं मिलते हैं। तो आपने कभी सोचा नहीं इस तरफ कि इसके पीछे रीजन क्या है? आज हम समझेंगे व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। सबसे पहली बात तो ये डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यूज, मूल्यों का निर्धारण। किन किन फैक्टर्स पे हम चर्चा करने वाले हैं जो मूल्यों के निर्धारण में महती भूमिका अदा करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ज्योग्राफिकल कंडीशंस, इट मींस भौगोलिक परिस्थितियां। भौगोलिक परिस्थितियों का मूल्यों के ऊपर बड़ा गहरा प्रभाव होता है। इस चीज को जब हम इसे डिस्कस करेंगे तब आप समझ जाएंगे। दूसरा फैक्टर है कॉन्टैक्ट इन सोसाइटीज, यानी जो दूसरे समाज हैं उनसे संपर्क, यह भी मूल्यों के निर्धारण में अहम योगदान देता है। तीसरे नंबर पर हम देख रहे हैं डेमोग्राफिक्स का अर्थ है जनांक की। किसी जगह पर आबादी कितनी है, ज्यादा है या कम है, वहां पर लिंगानुपात ठीक ठाक है या महिलाओं की संख्या कम है या पुरुषों की संख्या कम है। इससे भी हमारे मूल्यों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, अर्थात मूल्यों का इससे भी निर्धारण होता है। इसके अलावा हम देखेंगे इकोनॉमिक फैक्टर्स, आर्थिक कारक। जैसे कहीं व्यवस्था पूंजीवादी है, अगर कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है कहीं, या कहीं समाजवादी व्यवस्था है, कहीं अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का योगदान ज्यादा है, कहीं अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र का अर्थात सेवा क्षेत्र का योगदान ज्यादा है, तो इससे भी मूल्यों के निर्धारण में हमें अंतर देखने को मिलता है। तो हम इसे भी देख लेंगे। फिर हम देखेंगे रिलीजियोसिटी, अर्थात धार्मिकता। कोई समाज धार्मिक है या धर्मनिरपेक्ष है, इससे भी उस समाज के मूल्यों का निर्धारण होता है। ये बात हम समझेंगे। तो हम पहले फैक्टर पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप लोग अटेंटिव रहिएगा, जहां भी आपको जो चीज मेंशन करने की जरूरत पड़े तो आप पेन कॉपी अपने साथ में रखिए। मसला हम देख रहे थे कि ज्योग्राफिकल कंडीशन, भौगोलिक परिस्थितियां मूल्यों को कैसे निर्धारित करती हैं। तो इसमें सबसे पहला जो फैक्टर है वो हम आज स्टडी कर रहे हैं, टेम्परेचर, है ना। तापमान, चूंकि भौगोलिक परिस्थितियों का एक उपकारक है तापमान, तो तापमान मूल्यों के निर्धारण में कैसे भूमिका अदा करता है, एक तो हम इसके अंतर्गत इसे पढ़ेंगे। दूसरा, ज्योग्राफिकल कंडीशन में हम एलिवेटेड पोजीशन, यानी जो उच्चावचीय स्थिति होती है, उस उच्चावचीय स्थिति को पढ़ेंगे। और तीसरी बात है फर्टाइल स्टेटस, यानी जो उपजाऊ स्थिति है उसके बारे में, कहीं पर भूमि उपजाऊ है या अनुपजाऊ है, इससे भी मूल्यों का निर्धारण होता है। तो सबसे पहले हम तापमान वाले मुद्दे को डिस्कस करते हैं कि तापमान से किस प्रकार मूल्य प्रभावित होते हैं। ये जहां पर आप फोटो देख रहे हैं, ये फोटो आप एक अलग तरीके का पहनावा देख रहे होंगे या एक खास तरह का पहनावा देख रहे होंगे। ये पहनावे वाले लोग उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां तापमान अधिक होता है, यानी टेम्परेट जोन।
ऐसा क्षेत्र जिसे हम उष्णकटिबंधीय या गर्म क्षेत्र कहते हैं। गर्म क्षेत्रों की खास बात है कि यहां पर लोग जो कपड़े पहनेंगे वो पतले कपड़े पहनेंगे, गर्मी लगेगी ना, पतले कपड़े पहनेंगे इन क्षेत्रों में लोग। और इन क्षेत्रों के लोगों में एक और बात पाई जाएगी कि कपड़े बहुत ढीले ढाले पहनेंगे। कैसे? ढीले ढाले कपड़े। और अपने शरीर के तापमान को संतुलित करने के लिए भोजन में भी ये वैसी चीजें खाएंगे जो तापमान को संतुलित करके रखें। तो आपको ध्यान रखना, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ढीले ढाले और कम वस्त्र पहनने का मूल्य पाया जाएगा। तो आप जब भी ऐसा देखें तो इसके पीछे कोई आस्था, धर्म ये लगाने के बजाय आप लॉजिक लगाइए कि ज्योग्राफिकल कंडीशन की वजह से है, तापमान ज्यादा है, इस वजह से ये कम कपड़े पहनते हैं और ढीले कपड़े पहनते हैं। क्योंकि हम भी अब देखते हैं, क्योंकि हम भारत में रह रहे हैं और भारत में गर्मी के दिनों में हम कम कपड़े पहनना पसंद करते हैं। सर्दियों में मैं ही जैकेट पहन के आता था, लेकिन आज हाफ शर्ट पहने हूं, तो मैं कम कपड़े पहने हूं पहले से और ढीले कपड़े पहने हूं, जिससे मैं अपने शरीर के तापमान को संतुलित कर पाऊं। तो जिन क्षेत्रों में गर्मी हमेशा पड़ती है वो क्षेत्र जो विषुवतरेखीय क्षेत्र हैं या इक्वेटोरियल रीजन है, जहां पर वर्ष भर लगभग तापमान ठीक ठाक रहता है। तो ये बात हमें जाननी होगी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कम वस्त्र और ढीले वस्त्र पहनने का मूल्य विकसित होता है। तो मूल्यों के निर्धारण में आपने भूमिका देखी तापमान की। दूसरी तरफ तापमान की यह भी भूमिका है कि जब हम ध्रुवीय क्षेत्रों की तरफ जाएंगे, पोलर रीजन की तरफ हम शिफ्ट करेंगे, तो हमें वस्त्रों की अधिकता और ऊनी वस्त्र ये दिखाई देंगे। यानी ध्रुवीय क्षेत्रों के लोग ज्यादा वस्त्र पहनते हैं, ऊनी वस्त्र पहनते हैं। वजह जानते हैं? तापमान में कमी। जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे वैसे वैसे तापमान में कमी होती जाएगी। तो तापमान में कमी होने पर जो वहां रहने वाले लोग जो हैं वो अपने वस्त्रों में परिवर्तन करते हैं। तो यहां ऊनी वस्त्र पहनने का या अधिक वस्त्र पहनने का मूल्य हमें देखने को मिलेगा। दूसरी बात, जो इस जगह पर रह रहे होंगे लोग ध्रुवीय क्षेत्रों में या ध्रुव के आसपास के क्षेत्र में, तो ये लोग अपने तापमान को संतुलित करने के लिए खान पान में परिवर्तन करेंगे। जैसे हमने एक खास प्रकार का खान पान देखा विषुवतरेखीय क्षेत्रों में, वैसा ही ध्रुवीय क्षेत्रों में भी खान पान का एक खास प्रकार है। यहां खान पान में मदिरा आम होगी। आप जहां रहते हैं यहां धर्म का ठीक ठाक प्रभाव है। आप जहां रहते हैं वो प्लेन है, न तो वहां गर्मी ज्यादा है न सर्दी ज्यादा है। तो आप मदिरा को अवगुणों में शामिल कर सकते हैं, मदिरा को आप खराब बता सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति ध्रुवीय क्षेत्रों में रहता है उसके लिए आप मदिरा को खराब नहीं बता सकते, वहां मैंडेटरी है। लॉजिक पर जाइए आप आस्था, धर्म, मजहब इन बातों पे न जाकर के लॉजिक पर जाइए। ज्योग्राफिकल कंडीशन डिसाइड कर रही है वैल्यूज को। हमने तापमान कम वाले क्षेत्रों में देखा, तापमान ज्यादा वाले क्षेत्रों में देखा। अब हम अगले चीज को देखते हैं, कंसीडर करते हैं एलिवेटेड पोजीशन, यानी जो अक्षांशीय स्थिति है उस पर जाते हैं। तो अक्षांशीय स्थिति में हम देखते हैं दो तरह के, एक तो हिली रीजन देखते हैं, है ना, एक रीजन कैसा हिली, और दूसरा रीजन हम देखते हैं जिसे प्लेन बोलते हैं, यानी पहाड़ी क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र। तो पहाड़ी क्षेत्रों के लोग जो होते हैं उनकी लाइफ में आप बहुत सारे चेंजेस देखेंगे। किसके कंपैरिजन में? प्लेन में रहने वाले, मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के। ये आप इमेज देख रहे होंगे, ये इमेज आपको बता रही होगी कि यहां का व्यक्ति जो पहाड़ी क्षेत्रों का व्यक्ति है मैदानी क्षेत्रों के व्यक्ति की तुलना में ज्यादा संघर्षशील होता है, ज्यादा मेहनती होता है, ज्यादा धैर्यवान होता है। और इतना ही नहीं बल्कि मैदानी क्षेत्र के व्यक्ति की तुलना में जुझारूता इसमें ज्यादा मिलेगी। देखिए, मैं एक बार घूमने के लिए गया था उत्तराखंड में। उत्तराखंड में मैंने एक चीज देखी कि रात के समय में अगर व्यक्ति को एक माचिस की जरूरत पड़ जाए, क्योंकि एक पहाड़ी पे एक घर बना हुआ है, दूसरी पहाड़ी पे दूसरा घर बना हुआ है, और दुकान हर पहाड़ी पे तो है नहीं। मान लीजिए इन केस कभी रात को माचिस खत्म हो जाती है और खाना बनना है, तो वो व्यक्ति 1 रुपए की माचिस के लिए, जिसकी कीमत क्या है 1 रुपया, 1 रुपए की माचिस के लिए पहाड़ी से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर नीचे जाएगा, और फिर दूसरी पहाड़ी पर दुकान होगी तो 1-2 किलोमीटर फिर पहाड़ी पर दोबारा चढ़ेगा,
फिर माचिस लेकर के 1-2 किलोमीटर उस पहाड़ी से नीचे उतरेगा, फिर अपनी वाली पहाड़ी पर चढ़ेगा। मतलब 1 रुपए की माचिस के लिए वो 4 से 5 किलोमीटर की यात्रा तय कर रहा है। इस व्यक्ति को क्या कहेंगे? मैदानी क्षेत्र में आप बोलिए, आप जब सो रहे हो और आपके घर का बच्चा भी कोई सो रहा है बगल में, आप बोलना कि लेटा है, मतलब सो नहीं रहा है, लेटा है, आप भी लेटे हैं, आपने बोला कि 1 गिलास पानी ले आना, तो संभावना यह भी प्रबल है कि वो कहते आप ही ले जाके ले आओ, मैं भी सो रहा हूं या लेटा हूं। यहां का व्यक्ति और पहाड़ी क्षेत्र के व्यक्ति दोनों में बड़ा अंतर है। तो पहाड़ी क्षेत्र के जो लोग हैं उनमें यह मूल्य मिलेगा संघर्ष का, मेहनत का और जुझारूपता का। यानी पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों में हमें यह सामान्य बात देखने को मिल जाएगी। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं मैदानी क्षेत्रों का व्यक्ति। यह मैदानी क्षेत्रों की बात है। मैदानी क्षेत्रों का व्यक्ति जो है एक खास मौसम में काम करता है, उसके बाद आलस में रहता है, ज्यादा एफर्ट नहीं लगाता है। गर्मियों के दिनों में आप देखिए उत्तरी भारत की स्थिति, आधे से ज्यादा आबादी सो रही होगी दिन में, दोपहर में सो रही होगी आधे से ज्यादा आबादी। क्यों सो रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर ऐसी कोई चाह नहीं है कि हमें काम करना है। पहाड़ी क्षेत्र का व्यक्ति दिन भर काम करेगा तब जाकर के जीवन यापन होगा। मैदानी क्षेत्र का व्यक्ति पता है फसल उग जाएगी, खाने पीने भर का हो जाएगा, तो इस वजह से मेहनत कम करता है तुलनात्मक रूप से पहाड़ी क्षेत्रों के व्यक्ति के। तो व्यक्ति यहां पे क्या कर रहा होगा? आलसी होगा। फिर यहां सभ्यता और संस्कृति में लगा होगा अपनी में। सभ्यता और संस्कृति तब आती है जब पेट भर जाता है। जब तक पेट नहीं भरता है तब तक कोई कल्चरल एक्टिविटीज नहीं होती हैं। पेट भरने के बाद फिर धर्म आता है, फिर उसके बाद में देश दुनिया की बहस छिड़ती हैं। तो ये सारे जो मूल्य हैं वो मैदानी क्षेत्रों में तभी विकसित हो रहे हैं जब यहां के लोगों को भरपेट भोजन मिल रहा है। आप रवांडा, केन्या, हेती इनमें जाएंगे और देखेंगे तो वहां लोग संघर्ष कर रहे हैं अपने जीवन यापन के लिए। भारत के भी कुछ क्षेत्र देखिए, जनजातीय क्षेत्रों में चले जाइए, छत्तीसगढ़ में चले जाइए, आप झारखंड में चले जाइए, कुछ क्षेत्र आपको ऐसे मिल जाएंगे जहां जीविकोपार्जन की लोगों को चिंता है, उनको राजनीति, उनको धर्म, इन सबसे ज्यादा सरोकार नहीं है। बहरहाल, तो हमने देखा उच्चावची स्थिति में मैदानी क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्रों का मामला। अब हम देख रहे हैं उपजाऊ भूमि में, जहां कृषि योग्य भूमि है। जहां कृषि योग्य भूमि है वहां कृषि होती है, और कृषि होती है तो यहां मूल्य विकसित होता है शाकाहार का। और जहां शाकाहार का मूल्य होता है वहां मांसाहार के मूल्य को शाकाहार की तुलना में निकृष्ट, इंफीरियर बताया जाता है। तो ये क्यों हो रहा है? ये सब भौगोलिक परिस्थितियों के कारण हो रहा है, ज्योग्राफिकल कंडीशंस की वजह से हो रहा है। जहां उपजाऊ भूमि है वहां शाकाहार का मूल्य है, और जहां उपजाऊ भूमि नहीं है अर्थात अनुपजाऊ भूमि, नॉन फर्टाइल जहां लैंड है, वहां पर हमें एक चीज और देखने को मिलती है जिसे हम सामान्य रूप से मरुस्थल कह दें, जहां की उर्वरा शक्ति लगभग थोड़ी बची है या समाप्त हो गई है। ऐसे क्षेत्र रेगिस्तानी क्षेत्र कहलाते हैं। तो रेगिस्तानी क्षेत्रों में चूंकि कृषि नहीं है, इसलिए वहां पर या तो कृषि योग्य चीजों को लेकर के आइए, कृषि से उत्पादित चीजों को लेकर के आइए, या फिर मांसाहार, दो विकल्प हैं आपके पास। तो मांसाहार को इसलिए क्योंकि मांसाहार में एनर्जी ज्यादा है, लंबे टाइम तक एनर्जी मिलेगी, इस वजह से वो मांसाहार करते हैं। तो रेगिस्तानी क्षेत्रों में जो खान पान है इसमें आपको मांसाहार मिल जाएगा, मांसाहार। और यहां पे जो वस्त्र मिलेंगे वो पूरे शरीर को ढकने वाले वस्त्र मिलेंगे, है ना, जिससे पूरा शरीर ढक जाए। वजह जानते हैं? क्योंकि रेगिस्तानी क्षेत्रों में धूल भरी आंधियां चलती हैं, और आंधियों की वजह से ये बुर्का टाइप के जो वस्त्र हैं, कैसे बुर्का टाइप के वस्त्र, केवल महिलाएं नहीं पहनी है, ये पुरुष भी बुर्का टाइप के ही वस्त्र पहन रहे हैं। तो जो बड़े बड़े वस्त्र ढीले या बुर्का है, इनके पीछे अगर आप लॉजिक ढूंढेंगे कि बुर्का की उत्पत्ति क्यों हुई है, तो बुर्का की उत्पत्ति हो सकता है धर्म के कारण हुई हो, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि बुर्का की उत्पत्ति अरब क्षेत्र में, जहां पर रेगिस्तानी क्षेत्र है, धूल है, वहां थोड़ी गर्मी भी है, उसकी वजह से बुर्का की उत्पत्ति हुई होगी, अनुमानतः। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। अगला जो फैक्टर हमने भौगोलिक परिस्थितियों के बाद समझा वो है समाजों से संपर्क। अब कोई
ग्रामीण समाज है, कोई जनजातीय समाज है, उसका संपर्क बहुत सीमित है समाजों से, तो उसके अंदर विकसित मूल्य हमें बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे। उनके पास परंपरागत मूल्य मिलेंगे, परंपरागत मूल्य। उनमें रूढ़िवादी मूल्य देखने को मिलेंगे। वो जो सोसाइटी है ऑर्थोडॉक्स हो जाएंगी। ऐसे ही अगर जो समाज जनजातीय ग्रामीण है वो अपने ही जैसे समाजों के साथ संपर्क में है, तो उन समाजों में भी ज्यादा परिवर्तित या ज्यादा विकसित हमें मूल्य नहीं मिलेंगे, ज्यादा वैश्विक मूल्य वहां पर देखने को नहीं मिलेंगे, बल्कि यहां भी हमें परंपरागत और रूढ़िवादी ही मूल्य देखने को मिलेंगे। लेकिन एक समाज ऐसा है जिसका संपर्क जागरूक समाजों से है, तो वहां पर उस समाज के संपर्क में आने से चीजें बदलेंगी, मूल्यों में परिवर्तन होगा। दूसरी बात, तो जहां हम देखते हैं कि कुछ मार्गों के किनारे समाज है, कोई शहर है जो हाईवे के किनारे है, उस हाईवे के किनारे बसे हुए गांव में वैल्यू अलग होंगे, और जो इन हाईवे से बहुत दूर हैं, साइड में हैं, उनमें वैल्यू सिस्टम थोड़ा हमें डिफरेंट देखने को मिलेगा। इसके अलावा आधुनिकता का प्रभाव, जो समाज ऐसे हैं जिनका विकसित समाजों से संपर्क है, उनकी अवस्थिति हाईवे, नेशनल हाईवे के किनारे है, उनके ऊपर आधुनिकता का प्रभाव भी आसानी से हो जाएगा इनकी तुलना में। तो समाजों से संपर्क भी मूल्यों में परिवर्तन का कारण होता है, ये हमें बात जाननी है। अगला फैक्टर जो हमारा तीसरा है वो है जनांकिकी। जनांकिकी भी बड़ा फैक्टर है, इसमें हम इसके सब फैक्टर देखेंगे, और वो है 3। पहला, पॉपुलेशन। अगर कहीं पर आबादी ज्यादा है, कहीं पर पॉपुलेशन ज्यादा है, तो वहां कैसे मूल्य विकसित होंगे? ज्यादा आबादी है तो कैसे मूल्य विकसित होंगे? बच्चे 2 ही अच्छे, यानी परिवार नियोजन अच्छा बताया जाएगा। भ्रूण हत्या पर स्वीकृति तो नहीं होगी शायद, लेकिन भ्रूण हत्या को लेकर के बहुत स्ट्रिक्ट चीजें नहीं होंगी, लॉज होंगे लेकिन उनको फॉलो नहीं किया जा रहा होगा अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो। अगर वहीं पॉपुलेशन कम हुई तो भ्रूण हत्या पर सख्ती से रोक होगी, कानून होगा, और उसका इंप्लीमेंटेशन भी बहुत ही स्ट्रिक्टली हो रहा होगा, यानी कानून सख्ती से लागू करवाया जाए जिससे भ्रूण हत्या पर रोक लग जाए। ये ऐसे मूल्य हमें देखने को मिलेंगे पॉपुलेशन के बेसिस पर। अब बात कर रहे हैं सेक्स रेशियो की। अगर कहीं पर सेक्स रेशियो ज्यादा है, सेक्स रेशियो ज्यादा का मतलब महिलाओं की संख्या ज्यादा, महिलाओं की संख्या ज्यादा। जहां महिलाओं की संख्या ज्यादा होगी पुरुषों से, वहां बहुपत्नी प्रथा प्रचलित होगी। बहुपत्नी यानी जहां महिलाओं की संख्या ज्यादा है तो एक व्यक्ति कई महिलाओं से शादी करेगा, क्योंकि महिलाएं ज्यादा हैं, तो बहुपत्नी प्रथा। जबकि दूसरी तरफ अगर सेक्स रेशियो कम है, यानी महिलाओं की संख्या जो है वो कम है, तो ऐसे समाजों में बहुपति प्रथा, बहुपति यानी महिलाएं कम हैं तो एक महिला के कई सारे पति मिल जाएंगे। इसका एग्जाम्पल आपको पता होगा, उत्तराखंड में जो देहरादून है, देहरादून के पास एक खस समुदाय रहता है। खस समुदाय, ये खस समुदाय अपने आप को पांडवों का वंशज बताता है, और इस खस समुदाय में बहुपति प्रथा प्रचलित है, यानी यहां एक महिला के कई सारे पति हो सकते हैं। तो अब आपको लग रहा होगा कि सर ये तो हम सोचते थे कि ऐसे रैंडम होता है। नहीं, इसके पीछे फैक्टर होते हैं, जो हम फैक्टर देखे ना, जनांकिकी कारक। तीसरी बात आती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा। भारत में आपको पता ही है जीवन प्रत्याशा कितनी है, 67-68 के करीब है जीवन प्रत्याशा। और मजे की बात यह है कि भारत के महिला पुरुषों में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा ज्यादा है। लेकिन हम तो ओवरऑल बात कर रहे हैं, महिला पुरुषों को हम डिवाइड करके नहीं देख रहे हैं। ओवरऑल जीवन प्रत्याशा अगर कहीं ज्यादा है और संसाधनों की स्थिति भी ठीक ठाक है, अर्थात रिसोर्सेज भी वहां ज्यादा हैं, यानी जहां संसाधन ज्यादा है, संसाधन ज्यादा
और जीवन प्रत्याशा भी ज्यादा, वहां जानते हैं क्या होगा रिजल्ट? रिजल्ट ये होगा कि जो वृद्ध लोग होंगे, वृद्धों को सम्मान से रखा जाएगा, सम्मान, रेस्पेक्ट मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल जापान में ऐसा ही होता है, क्योंकि जापान में जीवन प्रत्याशा ज्यादा है, संसाधन भी ठीक ठाक है, तो जापान के लोग अपने बुजुर्गों का बड़ा सम्मान करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देख रहे हैं कि संसाधनों का अभाव है, संसाधन कम है और जीवन प्रत्याशा ज्यादा है, जीवन प्रत्याशा ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में रिजल्ट बदल जाएगा। क्या होगा? यहां वृद्धों की स्थिति दयनीय। एग्जाम्पल, आप जब जाएंगे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के पास, तो वहां पर आपको एक आइलैंड दिखाई देगा जिसे ग्रीनलैंड कहते हैं। ग्रीनलैंड में एस्किमो नाम की एक कम्युनिटी रहती है। एस्किमो कहां रहती है? ये ग्रीनलैंड कुछ मात्रा में नदर्न जो आइलैंड नदर्न पोल है उसके पास भी मिलती है। तो एस्किमो जो जनजाति है, यहां के जो वृद्ध हैं, ये इच्छा मृत्यु यानी स्वेच्छा से मृत्यु का वर्ण करते हैं। इन्हें पता है कि जो अगली पीढ़ी आ गई है अब संसाधनों का भोग वो करेगी, इसलिए हमें अब मर जाना चाहिए, तो ये अपनी इच्छा से प्राण त्याग देते हैं, जिससे अगली वाली जो जनरेशन है उसको संसाधन मिले, उसको अवसर मिल पाए। ये किसकी वजह से हो रहा है? जीवन प्रत्याशा की वजह से, और जीवन प्रत्याशा के साथ साथ संसाधनों के कॉम्बिनेशन की वजह से। ठीक बात है। अब बात आती है आर्थिक कारकों की। आर्थिक कारकों को हम दो आधारों पर देख रहे हैं, एक तो आइडियोलॉजी, विचारधारा। आइडियोलॉजी में पहला कैपिटलिस्टिक यानी पूंजीवादी और दूसरी ओर समाजवादी। तो जहां पूंजीवादी व्यवस्था होगी वहां पर मूल्य देखने को मिलेंगे व्यक्तिगत मूल्य, है ना, व्यक्ति को महत्व, ऐसे मूल्य हमें देखने को मिलेंगे। जबकि समाजवादी व्यवस्था में समुदाय ये प्राथमिक होंगे एक व्यक्ति के तुलना में। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहां पर सोशल कंट्रीब्यूशन की बात होगी, सामाजिक योगदान की बात होगी। ये कहां पर होगा? समाजवादी व्यवस्था में। लेकिन क्षेत्रों के आधार पर अगर हम देखें, जैसे प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र, तो प्राथमिक क्षेत्र में कुछ अलग मूल्य होंगे, जबकि तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र यहां कुछ अलग मूल्य होंगे। प्राथमिक क्षेत्र में आपको पता है, चूंकि कृषि योग्य चीज, कृषि से संबंधित चीजें, खनन से संबंधित चीजें आती हैं, तो कृषि और खनन में काम लंबे समय तक रहता है, तो यहां के व्यक्ति में स्थायित्व का मूल्य मिलता है। बहुत जल्दी इधर से उधर नहीं होगा, स्थायित्व का मूल्य मिलेगा। यहां का व्यक्ति नेचर से ज्यादा कनेक्ट होगा, तो ये पर्यावरण से जुड़ाव रखेगा यहां का व्यक्ति। लेकिन इसमें थोड़ी रूढ़िवादिता देखने को मिलेगी, यह बात आपको ध्यान रखनी है। जबकि तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र का व्यक्ति है, इस व्यक्ति में आज यहां है, कल वहां है, परसों वहां है, यह प्रवृत्ति देखने को मिलेगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह गत्यात्मक मूल्य को धारण करेगा तुलनात्मक रूप से, है ना। और दूसरी बात, इसमें बहुसंस्कृतिवाद देखने को मिलेगा।
यानी मल्टीकल्चरलिज्म, कई सारी संस्कृतियों को एडॉप्ट कर रहा होगा, कई सारी संस्कृतियों की चीजों को सीख रहा होगा, और ये व्यक्ति जो है इसकी तुलना में बहुत सारी संस्कृतियों को नहीं सीखेगा, ये अपनी चीजों से ही जुड़ाव रखेगा। हाँ, इसके तृतीय क्षेत्र का जो व्यक्ति है वो पर्यावरण के साथ में उतना जुड़ा नहीं होगा, क्योंकि पर्यावरण से उसका ज्यादा संबंध रहता नहीं है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि पर्यावरण के प्रति ये अरुचि दिखाएगा, पर्यावरण के प्रति अरुचि। इसके एग्जाम्पल आप सीधे सीधे अपने माइंड में ऐसे सोच सकते हैं, जो व्यक्ति कृषि से संबंधित काम कर रहा है वो ज्यादा इधर उधर नहीं जाता है, तो बहुत सारी संस्कृतियों का उसके ऊपर प्रभाव भी नहीं है, इसलिए वो जो मानता है उसको मानता है, अर्थात ये सिद्धांतवादी व्यक्ति होगा, सिद्धांतवादी। और ये जो है तृतीय क्षेत्र वाला, ये चूंकि इतने भिन्न भिन्न लोगों से मिल रहा है, आज यहां काम कर रहा है, कल वहां काम कर रहा है, यहां सेवा दे रहा था, कल वहां सेवा दे रहा है, तो ये बहुत सारी संस्कृतियों के संपर्क में आता है। इसलिए जब भी आप देखिए विवाह वगैरह से संबंधित जब बातें होंगी, तो अगर इस क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति से आप कहेंगे कि मैं दूसरे धर्म में, जाति में, समुदाय में शादी करना चाहता हूं, तो ये आपको गलत बताएगा, जबकि इसकी संभावना है कि दूसरे धर्म, जाति, समुदाय में शादी करने को ये गलत ना बताए, क्योंकि इसके ऊपर बहुसंस्कृतिवाद का प्रभाव है। मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं धार्मिकता। हमारे यहां दो प्रकार के समाज देखने को मिलते हैं। पहला समाज है जो धार्मिक समाज है, और दूसरा समाज धर्मनिरपेक्ष समाज। धार्मिक समाज जो भी होगा, उस समाज में कुछ मूल्य ऐसे पाए जाएंगे जो धर्मनिरपेक्ष में नहीं पाए जाएंगे या कम पाए जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, धार्मिक समाज चूंकि धर्म के प्रभाव में है, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु किसी को मानता है, इसलिए यहां के जो लोग हैं उनमें करुणा का भाव होगा। करुणा, कोई भी धर्म को मानने वाला करुणा का भाव रखेगा, दया का भाव रखेगा, सम्मान का भाव रखेगा। आप नहीं तो जाकर के देख लीजिए, किसी गढ़ में जाइए, मथुरा चले जाइए, मन कर रहा है सऊदी अरेबिया चले जाइए, मक्का मदीना, वहां देखिए जाकर के, यहां के लोगों में करुणा मिलेगी, दया मिलेगा, सम्मान, जो व्यक्ति धार्मिक समाज में रहता है उसमें। लेकिन धर्मनिरपेक्ष जो व्यक्ति है, जो धर्म को नहीं मानता, वो समानता, स्वतंत्रता और न्याय, ऐसे मूल्यों को ज्यादा वरीयता देगा, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मेरी बात को आप समझ पा रहे हो या नहीं? चलिए, तो ये बातें थी जिनसे हमारे मूल्यों का निर्धारण होता है। हम अपने हिसाब से लगा लेते कि नहीं, हमारे यहाँ शाकाहार इस वजह से है, हमारे यहाँ मांसाहार इस वजह से है, लेकिन एक्चुअल में किस चीज की वजह से ये निर्धारण हुआ है, इन बातों को हम भूल जाते हैं। तो आज हमें पता चल गया कि हमारे जो मूल्य विकसित होते हैं, हमारे मूल्यों पर ज्योग्राफिकल कंडीशंस का इफेक्ट होता है, कॉन्टेक्ट विद सोसाइटीज इसका रोल होता है, और डेमोग्राफिक्स का हमारे ऊपर इंपैक्ट होता है। इसके अलावा इकोनॉमिक फैक्टर्स भी काम करते हैं, और रिलीजियसिटी, इसका भी इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है। तो खैर, आज का सेशन आपको कैसा लगा ये मुझे ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आगे फिर हम प्रयास करेंगे लाइव क्लास स्टार्ट करने का। छोटी छोटी क्लास के माध्यम से हम अपने छोटे छोटे टॉपिक्स को क्लियर करते जा रहे हैं, जिससे आपका प्रीलिम्स के टाइम पर ज्यादा समय भी खराब ना हो, और धीरे धीरे आपका जुड़ाव भी मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 4 से बना रहे, निबंध से बना रहे। तो चलिए, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।